आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल कर रहे हैं जिसे देवभूमि भी कहते हैं और वीर भूमि भी, हिमाचल प्रदेश। हाँ, हमारे पास इस राज्य पर कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे इसके सबसे दिलचस्प पहलुओं को समझने की। बिल्कुल। हमारा मकसद है हिमाचल के नाम के पीछे की कहानी से लेकर मतलब इसका जो अर्थ है बर्फ से ढके पहाड़ों वाला प्रांत, हाँ, वहां से लेकर इसके भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और जो अनोखी संस्कृति है उसकी खास बातें सामने लाना। तो ये देखते हैं कि इस पहाड़ी राज्य को क्या चीजें सचमुच खास बनाती हैं। जी, तो शुरू करते हैं इसके भूगोल से, जो वाकई हैरान करने वाला है। पश्चिमी हिमालय में बसा है, चीन यानी तिब्बत से सटा हुआ। ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां और जीवन देने वाली नदियां जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, सब यहीं से। और सिर्फ भूगोल ही नहीं, यहाँ की जलवायु भी देखिए कितनी विविध है। अच्छा, हाँ, कहीं गर्म तो कहीं बर्फीली ठंड। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है कि कैसे इस मुश्किल भूगोल के बावजूद राज्य ने विकास किया। हाँ, ये बात तो है। सोचिए, 2016 तक करीब 99.5% घरों में बिजली थी। अरे वाह! ये देश का दूसरा खुले में शौच मुक्त राज्य बना और 2017 के सर्वे में सबसे कम भ्रष्ट राज्यों में गिना गया। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। जी, यहाँ तक कि पारंपरिक चूल्हों को हटाकर ये देश का पहला धुआं रहित राज्य भी बना। ये दिखाता है कि मतलब बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुधारों पर कितना ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। और ये जो ग्रीन हिमाचल विजन की बात है, वो भी इसी दिशा में कदम लगता है। हाँ, हाल ही में इसकी बात हुई है, सतत विकास पर जोर है। ये तो कमाल की बात है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इसके इतिहास में। सुना है यहाँ इंसान प्रागैतिहासिक काल से रहते आए हैं। हाँ, ऐसा मानते हैं। यहाँ कोली, हाली जैसी कई मतलब प्राचीन जनजातियों के निशान मिलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव भी रहा है। अच्छा। फिर छोटे छोटे जनपद बने, गुप्त और हर्षवर्धन का शासन आया, फिर राजपूत रियासतें उभरी, मुगलों और सिखों का भी असर रहा, गोरखाओं ने भी कोशिश की और आखिर में अंग्रेज आए। काफी लंबा इतिहास रहा है। जी, आजादी के बाद का सफर भी देखिए कितना दिलचस्प रहा। 1948 में 30 रियासतों को मिलाकर एक मुख्य आयुक्त प्रांत बना। अच्छा, 30 रियासतें। हाँ, फिर 1954 में बिलासपुर जुड़ा, 1966 में पंजाब के पहाड़ी इलाके शामिल हुए और आखिरकार 1971 में इसे भारत का 18वां पूर्ण राज्य बनाया गया। तो ये एकीकरण की एक लंबी प्रक्रिया थी। बिल्कुल। इस ऐतिहासिक सफर के बाद देखते हैं कि आज हिमाचल की अर्थव्यवस्था किन स्तंभों पर खड़ी है। वो देश का फलों का कटोरा वाली बात, खासकर सेबों के लिए। बिल्कुल सही। सेब यहाँ की पहचान है और आप अंदाजा लगाइए, करीब 3,500 करोड़ की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। 3,500 करोड़। हाँ, और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा सेब उत्पादक है। अच्छा। साथ ही कांगड़ा चाय को मत भूलिए, उसे 2005 में जीआई टैग मिला था। हाँ, सुना है। जी, और फिर पन बिजली मतलब जल विद्युत, ये यहाँ की एक और बड़ी ताकत है। इससे न सिर्फ राज्य रोशन है, बल्कि दूसरे राज्यों को बिजली बेचकर आय भी होती है। अच्छा, तो मतलब सेल्फ सफिशिएंट से भी ज्यादा। हाँ, सरप्लस पावर है। और आपने फार्मा हब का भी जिक्र किया था। एक पहाड़ी राज्य का फार्मा हब बनना, ये थोड़ा मतलब चौंकाता है। हाँ, ये दिलचस्प है। संभवतः राज्य की औद्योगिक नीतियां, बेहतर कनेक्टिविटी और शायद यहाँ जो स्किल्ड लोग हैं, हाँ, हो सकता है। उसने इसमें भूमिका निभाई है। आज यहाँ 650 से ज्यादा फार्मा यूनिट्स हैं। 650 से ज्यादा? जी, और ये उद्योग करीब 40,000 करोड़ रुपए का है। इन्हीं सब वजहों से मानव विकास सूचकांक में हिमाचल केरल के बाद दूसरे नंबर पर आता है। कमाल है। विकास के साथ साथ यहाँ के लोग और संस्कृति भी तो खास हैं। करीब 68-69 लाख की आबादी 2011 में। जी। और साक्षरता दर भी काफी ऊंची है, लगभग 84%, है ना? हाँ, बिल्कुल, 2011 के हिसाब से। और इसमें महिलाओं की साक्षरता दर भी करीब 76% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। ये सामाजिक प्रगति का अच्छा संकेत है। निश्चित रूप से। भाषा की बात करें तो हिंदी राजभाषा है, पर आम बोलचाल में पश्चिमी पहाड़ी भाषाएं या जिन्हें हिमाचली बोलियां कहते हैं, जैसे कांगड़ी, मंड्याली, कुल्लुवी, वो ज्यादा चलती हैं। धर्म के मामले में यहाँ देश में सबसे ज्यादा करीब 95% हिंदू आबादी है। 95%। हाँ, किसी भी राज्य से ज्यादा अनुपात है ये। लेकिन लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे इलाकों में बौद्ध धर्म का भी गहरा प्रभाव दिखता है। और संस्कृति, वो तो यहाँ की रग रग में बसी है। कुल्लू के शॉल, हाँ, कांगड़ा की पेंटिंग्स, चंबा के रुमाल दुनिया भर में मशहूर हैं। बिल्कुल। और वो खास हिमाचली टोपी, जो सिर्फ पहनावा नहीं,
कभी कभी सियासी पहचान भी बन जाती है। हाँ हाँ, वो तो है। और कुल्लू दशहरा जैसे त्योहार तो राष्ट्रीय पहचान रखते हैं। सही कहा। और यही संस्कृति यहाँ के मंदिर जैसे चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, नैना देवी जी। और खूबसूरत वादियों के साथ मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। शिमला, मनाली, धर्मशाला जैसे हिल स्टेशन तो हैं ही, लेकिन मंदिरों की वजह से ही इसे देवभूमि का दर्जा मिला है। सही। और ये पर्यटन अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा भी है। बहुत अहम। और देवभूमि के साथ साथ ये एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी जन्नत है। अरे हाँ। बीर बिलिंग, वो पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया की बेहतरीन साइट्स में से एक है, सुना है? जी हाँ, 2015 में पहला पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप भी वहीं हुआ था। अच्छा। और कुल्लू में राफ्टिंग, सोलंग वैली में स्कीइंग, मतलब रोमांच के शौकीनों के लिए यहाँ सब कुछ है। बिल्कुल, एडवेंचर टूरिज्म का भी बड़ा स्कोप है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश सिर्फ बर्फीले पहाड़ और नदियां नहीं है। ये एक ऐसा प्रदेश है जिसका इतिहास गहरा है, संस्कृति रंगीन है। बिल्कुल। अगला, जिसने फल उत्पादन से लेकर पनबिजली और फार्मास्यूटिकल उद्योग तक विकास के कई अहम पड़ाव पार किए हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि हिमाचल अपनी देवभूमि वाली प्राचीन पहचान और आधुनिक विकास की जो आकांक्षाएं हैं, हाँ, जैसे सतत विकास और वो ग्रीन विजन, इनके बीच संतुलन कैसे साध रहा है और भविष्य में कैसे साधेगा? ये एक जरूरी सवाल है। हाँ, मतलब अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आगे बढ़ना, यही शायद इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है।